इस वीडियो में हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझने वाले हैं। बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है। एंड उसके बाद हम ये समझेंगे कि आर्ग्यूमेंट को किस तरह डिफाइन किया जाता है। एंड आर्ग्यूमेंट में दो टर्म यहाँ पे डिफाइन होते हैं, एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एक जनरल आर्ग्यूमेंट। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कनेक्शन है वो भी हमें समझना है। एंड डिफरेंट अलजेब्रिक ऑपरेशंस अगर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे अप्लाई करते हैं तो कौन से प्रॉपर्टीज यूज होने वाले हैं ये भी हमें समझना है। एंड देन हम कुछ पॉइंट्स को आर्गन प्लेन पे मार्क करके उनके आर्ग्यूमेंट लिखना सीखेंगे। एंड हो सकता है कि हम रीजन्स प्लॉट करना सीखें, जब ऐसे रीजन्स जो आर्ग्यूमेंट से डिफाइन हो। एंड हम डेफिनेशन ऑफ रे, लाइक रे रे का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। तो रे को कैसे डिफाइन करना है यूजिंग आर्ग्यूमेंट, तो ये सब हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर होता है, राइट। तो यहाँ पे x एंड y जो है अपने वो रियल नंबर्स होते हैं। तो ये अपना रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म बोल सकते हो। ओके। तो अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म से अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि मुझे चीज़ों को आर और थीटा के टर्म्स में लेके आना है। आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड थीटा मतलब अगर हम उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं किसी पॉइंट को, तो सपोज तो जो वेक्टर बनेगा वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। तो सपोज मैंने एक ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया एंड ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया। एंड सपोज यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को, राइट। एंड इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, सपोज 4,2 है, राइट, अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा थीटा, राइट, ये हमारा थीटा है। एंड ये जो डिस्टेंस है आर, राइट, ये पोलर रेडियस है। तो हमें इस पे ध्यान देना है कि आर और थीटा में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है 4,2 वो कार्टेशियन है कि ये डिस्टेंस 2 है एंड ये डिस्टेंस 4 है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इन आर थीटा सिस्टम। तो काफ़ी लोगों को आता है। तो आर डिस्टेंस है, हम बोल सकते हैं कि आर की जो वैल्यू होगी वो √20 हो जाएगी, और थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 बताया जा सकता है, राइट। तो जब हम पोलर फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, राइट, तो हमेशा अ, जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में लेनी है। अभी हम आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थीटा की बात कर रहे हैं, ध्यान देना इस चीज़ पे। तो अगर आर थीटा के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, तो आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, और थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू हम ले रहे हैं वो 0 से 2 पाई ले रहे हैं, राइट। तो दिस इज पोलर आर्ग्यूमेंट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट नहीं है, पोलर आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो अगर मुझे किसी नंबर को अगर कन्वर्ट करना है, इस वाले नंबर को इन पोलर फॉर्म, राइट, तो मैं कर सकता हूँ, आसान है। तो समझते हैं कैसे करना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके आया। एंड अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की मैंने, एंड सपोज ये वाला पॉइंट एक्स कोमा वाई है, एंड ये डिस्टेंस आर है। तो ये इजी है, आ जाना चाहिए सबको। ये डिस्टेंस आर है, एंड ये जो एंगल है यहाँ जो बन रहा है वो एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो ये आसान सी चीज़ है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो आर साइन थीटा की वैल्यू है वो पाई है, एंड जो आर कॉस थीटा की वैल्यू है वो एक्स है। तो यहाँ से आर जो है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू, जो कि डिस्टेंस है, आर कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो आर बेसिकली क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, राइट। मॉड्यूलस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हो गया। एंड अगर मुझे थीटा फाइंड करना है, राइट, तो मैं थीटा डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं वाई और एक्स जो भी गिवन होंगे, या जिस भी क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग थीटा हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो जो मेरा थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। तो मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, cool। तो यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है, ये हमें आ गया समझ में। एंड अभी जो थीटा है, राइट, अभी थीटा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है कि
या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी आर्गन प्लेन में किसी फिक्स अगर पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन को सेम आर और डिफरेंट थीटास के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज मैंने ये जो थीटा लिया, अगर मैं एक राउंड एक्स्ट्रा कंप्लीट करके वापस यहाँ अगर आता हूँ, तो अभी जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये पोजीशन सिर्फ, अगर मैं और मूव करके आता हूँ यहाँ पे, अभी जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं पोलर आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पोलर आर्ग्यूमेंट की, राइट, अ, तो मैं थीटा को 0 से 2 पाई लूँगा। पर अगर मैं थीटा की वैल्यू इस तरह लेता हूँ कि वो 2 पाई से ज़्यादा है या 4 पाई से ज़्यादा है, तो वो ये शो कर रही है कि हमने और एक्स्ट्रा कितने राउंड लिए। तो ये राउंड वाली जो बात है वो हम फिज़िक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जब हम फेज़र वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। तो फेज़र्स, तो काफ़ी जगह फेज़र्स भी यूज़ किया जाता है आर्ग्यूमेंट के लिए, ठीक है। बट जेई के लिए हम जब वर्ड यूज़ करेंगे तो हम पोलर आर्ग्यूमेंट भी यूज़ नहीं करने वाले। जेई के लिए हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड जनरल आर्ग्यूमेंट ये समझने वाले हैं। फाइन। तो हम अभी डिफाइन करते हैं चीज़ों को, कि अगर इस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज z1 इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड मैं चाहता हूँ कि इसको हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करें। पोलर फॉर्म मतलब आर और थीटा, और आर बेसिकली मॉड जेड है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि z इक्वल टू √2 इंटू कॉस थीटा एंड आयोटा साइन थीटा, और थीटा मुझे फाइंड करना है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं थोड़ा, एंड इस पॉइंट की अगर पोजीशन देखें, तो यहाँ कहीं रहता है -1 माइनस आई, राइट। तो अब मुझे अगर थीटा की वैल्यू बतानी है तो मैं पॉजिटिव एक्सिस से थीटा मेजर कर रहा हूँ, राइट। और मैं थीटा को 0 से 2 पाई के बीच में लेके चल रहा हूँ। तो ये हमें याद रखना है, जब भी पोलर फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है चीज़ों को, तो थीटा 0 से 2 पाई के फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। फाइन। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आने वाली है वो कितनी जाएगी, 5 पाई/4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि z इक्वल टू √2 इंटू कॉस 5 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/4, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी एग्जांपल लेके तरह तरह के डिफाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लिया हमने एंड z1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा √3 है, राइट। एंड अब मुझे अगर डिफाइन करना है कि इसमें मॉड जेड कितना होगा, तो मॉड जेड वन सब क्लियर है कि डिस्टेंस 2 है। एंड अगर मुझे अभी एंगल अगर डिफाइन करना है, तो मैं कर सकता हूँ डिफाइन कि एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो श्योरली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो मैंने सपोज ऐसा एक ड्रॉ किया एंड ये डिस्टेंस 1 है एंड ये डिस्टेंस कितना है, √3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पॉजिटिव एक्सिस से रोटेट करके अगर आता हूँ यहाँ पे, तो एंगल कितना है, क्योंकि ये एंगल, ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना हो गया, 300 डिग्री हो गया। तो मैं थीटा को 5 पाई/3 भी लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना है इन पोलर फॉर्म, ध्यान रहे भी हम पोलर फॉर्म में कर रहे हैं, इन पोलर फॉर्म, तो z1 इक्वल टू 2 इंटू कॉस 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3। सायों पे क्लियर है, पोलर फॉर्म क्या है वो क्लियर है। अब इसको हमें किस तरह कॉम्प्लेक्स से रिलेट करना है, ऑलमोस्ट रिलेट हो चुका है, बट कॉम्प्लेक्स का जो आर्गुमेंट है अलग तरीके से डिफाइन है, ठीक है। तो समझते हैं हम। तो अगर हम ऐसा करें कि अगर हम सपोज ऐसा करें कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है z इक्वल टू मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है पोलर फॉर्म में, एंड मैं बोलता हूँ कि मैं थीटा के प्लेस पे 2k पाई प्लस अगर टी पुट करूँ, राइट, ऐसा मैं पुट करता हूँ थीटा इक्वल से 2k पाई प्लस टी। तो इससे क्या होगा कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। या फिर मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं कि t इक्वल्स टू 2k पाई प्लस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू 2k पाई प्लस थीटा। तो बेसिकली थीटा की वैल्यू जाएगी t माइनस 2k पाई, राइट। तो जस्ट समझने के लिए एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट। तो कॉस थीटा कितना था, क्योंकि के नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं। तो ये जाएगा कॉस t माइनस 2k पाई
एंड आयोटा साइन टी माइनस 2 के पाई, राइट। तो हम बेसिकली ये मान के चल रहे थे कि थीटा जो है वो पोलर आर्ग्यूमेंट है, एंड यहाँ पे जो मैंने टी लिया है एक इन जनरल आर्ग्यूमेंट में डिफाइन कर दिया है। तो अभी हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री समझ सकते हैं कि ये सब वैल्यू कॉस टी और साइन टी आने जाने वाली है। तो हम जेड को क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड इंटू कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, राइट। एंड ये रिलेशन की वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉड जेड है वो मॉड जेड तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट जो टी की वैल्यू है, टी क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो एक मेन डिफरेंस आ रहा है अभी, जब मैं थीटा को पोलर आर्गुमेंट डिफाइन कर रहा था तो मेरा थीटा हम 0 से 2 पाई ले रहे थे, 0 क्लोज 2 पाई ओपन, राइट। बट अगर मैं इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब या प्रिंसिपल सॉरी जनरल आर्गुमेंट की तरह मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं आर्गुमेंट को अगर टी अगर लेता हूँ तो टी मेरा रियल नंबर है, राइट। मैं टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई पॉइंट अगर जैसे ऐसा लिया मैंने 3,2n पाई प्लस पाई/3, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो एन की कितनी भी वैल्यू लेते जाओ डिफरेंट डिफरेंट, उसकी मेन पोजीशन में पता है कि पाई/3 पे है, राइट। तो अगर एन को डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे तो कर सकते हैं हम, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीपल आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, पहली चीज़, राइट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आर पॉसिबल, इस चीज़ पे ध्यान देना है हमें। फाइन। तो चीज़ों का मैं मल्टीपल आर्गुमेंट है तो एक यूनिक में भी डिफाइन करना होगा, राइट। तो हम दो कंसेप्ट लेके आते हैं कि एक तो कंसेप्ट लेके आते हैं हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट का, एंड एक कंसेप्ट लेके आते हैं हम जनरल आर्गुमेंट का, राइट। जो जनरल आर्गुमेंट है उसको काफ़ी जगह ये भी लिखा होता है एक्सटेंडेड आर्गुमेंट, नाम से समझ में आ गया होगा। एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट को काफ़ी जगह ये लिखा होता है एम्पलीट्यूड, राइट। तो दोनों की रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। अगर इस तरह लिखा हो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, या फिर कभी ऐसा लिखा हो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड तो भी हम उसे क्या समझ रहे हैं कि वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो ये अच्छे से ध्यान देना चीज़ पे कि जब भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात होगी तो या तो कैपिटल ए वर्ड डिनोट कैसे करना है, कैपिटल आर्ग्यूमेंट या फिर एम्प ऑफ जेड। एंड जनरल आर्ग्यूमेंट की अगर बात होगी तो हम उसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। अब डिफाइन कैसे किया जा रहा है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल जो आर्ग्यूमेंट है उसे माइनस पाई से और प्लस पाई के बीच में डिफाइन किया जा रहा है, राइट। एंड जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि वो तो भाई ऑल रियल हो सकता है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसका, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2 के पाई, राइट। एंड वेर के बिलोंग्स टू इंटीजर, इसमें कितना भी ऐड करो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट जनरल आर्ग्यूमेंट सेट से हमें आर्ग्यूमेंट मिलते जाएंगे। बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जब भी बात करोगे, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक होगा, राइट। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीपल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकते। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तब इसको कैसे समझना है, तो हम एग्जांपल्स लेते हैं एंड फटाफट समझ लेते हैं कि होने वाला क्या है अभी। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि z1 इक्वल टू 3 माइनस फाइव आयोटा, सपोज ये है। एंड पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू बताओ आर्ग z1। अब जब आर्ग z1 की बात कर रहे हैं और कैपिटल ए लिखा हुआ है तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक नंबर है, एंड वो नंबर कहाँ पे, 3, -5, तो 3 यहाँ पे सपोज और -5 यहाँ पे, ये है 3, -5। एंड मुझे अब यहाँ से अगर मैंने इसको कनेक्ट किया तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ एक एंगल अल्फा बन रहा होगा, राइट। तो अब मुझे इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे आर्गुमेंट बताना है। आर्गुमेंट मतलब ये जो वेक्टर है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, और जो एंगल की वैल्यू है वो नीचे -पाई से पाई। तो अगर सपोज मैं इस साइड से घूम के आता हूँ,
इस साइड से घूम के आता हूँ, तो मैं नहीं ले सकता इसको इन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +5 है। तो मुझे फिर क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी पता है कि क्लॉकवाइज आते तो नेगेटिव होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज आते तो पॉजिटिव होता है। तो अगर मुझे अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा तो आसानी से फाइंड किया जा सकता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो डिस्टेंस 5 है, डिस्टेंस 3 है। तो टेन अल्फा की अगर बात करें तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, 5/3। तो अल्फा कितना हुआ, टेन इनवर्स 5/3। अब थोड़ा केयरफुल रहना कि जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की अगर बात कर रहे हैं तो हमें जो वैल्यू है वो -पाई से पाई के बीच में शो करनी है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जो Z1 है उसकी वैल्यू अल्फा नहीं है, पहली चीज़, क्योंकि अल्फा अभी पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, राइट। तो मुझे ये शो करने के लिए यहाँ से यहाँ जब मैं आऊँगा, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू माइनस अल्फा, राइट। ये ध्यान देना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू माइनस अल्फा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिफाइन करते हैं तो रहेगा -tan−1 5/3। तो ये अपना आंसर हो गया, राइट। आसान है, बस थोड़ा ध्यान देकर करना है। जब भी आर्गुमेंट क्वेश्चन आएंगे थोड़ा डायग्राम बना लेंगे, या तो मन में या फिर ऑन पेपर, थोड़े दिनों में सब ठीक हो ही जाएगा, मतलब फास्ट कर लोगे सब। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज z2 इक्वल टू -7 -24 आया होता है, एंड अगेन मुझसे बोला जा रहा है कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ, राइट। तो फिर से वो स्टोरी, हम पॉइंट डिफाइन करते हैं, -7 -24। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 7 एंड वाई के अलॉन्ग 24, 7 24। तो थोड़ा रफ डायग्राम है, इस तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो अगर हम यहाँ से कनेक्ट किया तो देखो क्या आ रहा है, ओरिजिन से कनेक्ट किया हमने, एंड हमें एंगल बताना है। तो फिर से अगर मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रही है तो मैं ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल यूज़ नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि वो पाई से ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे जो एंगल फाइंड करना है, पहली चीज़, तो यहाँ से यहाँ जो एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आने वाला है, इस एंगल की वैल्यू मेरी क्या है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है। फाइन, ये हमें समझ में आ गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कैसे फाइंड करें, तो अभी बस डिफाइन कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, -7 -24। तो ये डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, ये वाले डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस 24 है, एंड ये डिस्टेंस कितनी है, 7 है। तो इसको मैं थीटा लिख लेता हूँ नॉर्मल। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे, टेन थीटा कितना है, 24/7 है। बट ध्यान रहे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का मतलब थीटा नहीं है ना, थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है टोटल, ये वाला जो टोटल एंगल है, ध्यान देना इस पे, ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एंगल है उसको हम बोल सकते हैं कि -पाई है। तो ऐसा बोला जा सकता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल्स टू -पाई प्लस थीटा, ये एंगल की बात करी जा रही है, राइट। अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा, एंड जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, पाई माइनस थीटा का नेगेटिव करना है। तो पाई माइनस थीटा का नेगेटिव करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे, एंड थीटा क्या है वो क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -पाई प्लस टेन इनवर्स 24/7। आई होप थोड़ा क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट का मैं एग्जांपल नहीं ले रहा, आसान है वो करना। सेकंड का एग्जांपल ले सकते हैं, चलो सेकंड का लेते हैं। हम्म, अगर सपोज कि कॉम्प्लेक्स नंबर W है एंड उसको हम प्रेस कर रहे हैं -15 प्लस 8 आयोटा से, तो अभी ऑब्वियस है, सब कुछ ऑब्वियस है अभी तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, एंड अगर मैं एंगल थीटा समझता हूँ, एंड ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ W है, कैपिटल आर्ग्यूमेंट बात कर रहा हूँ, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो ये चीज़ क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ W है, तो मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ W फाइंड करने के लिए थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ W इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, एंड थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। सो डिस्टेंस इज 15, डिस्टेंस इज 8, तो पाई माइनस 10 इनवर्स 8/15। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है।
तो आई होप थोड़ा क्लियर होगा। तो मैं ऐसा ए और बी के लिए कुछ रटने नहीं बोल रहा कि ए प्लस आई बी लोगे, फिर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, वो सारे कैसे क्लियर अलग से रटो। थोड़ा आइडिया रखो कि जब भी हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिसाइड कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट पे ध्यान देना है, राइट। तो लिख देता हूँ मैं, ऑलवेज चेक क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिफोर डिफाइनिंग आर्ग्यूमेंट, राइट। तो काफ़ी इजी चीज़ है, मैं थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वे में बताने की कोशिश की है ताकि समझ में आ जाए। वैसे तो सब आसान है ही। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं आई हो। एंड इन जनरल मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें क्या रिलेशन है, ये भी समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज माइनस पाई से पाई रखनी होती है, एंड जनरल आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस 2 के पाई है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एंड ये कैसे एक्सप्लेन किया वो बता दिया। Cool. अभी आगे बढ़ते हैं एंड और प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट किया तो क्या होने वाला है, राइट, ये समझते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ऑलरेडी ये मैं बाकी वीडियो में कवर भी कर चुका हूँ, ज्योमेट्रिकली मैंने करके दिखाया था प्रोडक्ट, बट अभी हम अलजेब्रिकली शो कर लेते हैं। ऑलरेडी ज्योमेट्रिकली तो आता है कि अगर अगर सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है जो कि मॉड z1 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड एक और कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है जो कि मॉड z2 प्लस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई है, राइट। एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, मैंने इन जनरल आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है यहाँ पे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज नहीं कर रहा। एंड फाई इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, राइट, इन जनरल आर्ग्यूमेंट। एंड हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। एंड मोस्टली लोगों को पता रहता है, तो मैं जस्ट फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, तुम आगे भी देख सकते हो वीडियो इससे आगे स्किप करके। तो z1 इंटू अगर z2 अगर हमने किया तो क्या मिलेगा, मॉड z1 इंटू मॉड z2 एंड जस्ट मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस सॉरी प्लस कॉस थीटा साइन फाइव प्लस आयोटा टाइम कॉस फाइव साइन थीटा एंड देन माइनस साइन फाइव साइन थीटा, राइट। सो अगर इन दो टर्म्स को देखें तो ये कॉस थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला है, एंड यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें आयोटा कॉमन लिखे तो ये साइन थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज मॉड z1 इंटू मॉड z2 एंड कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस आयोटा टाइम साइन थीटा प्लस फाइव, राइट। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पिक किया यहाँ पे z1 इंटू z2, उसका मैग्नीट्यूड तो ये रहा, तो ये मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिस्कस कर चुका है। एंड ये जो चीज़ है ये लाइक हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, एंड यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है थीटा प्लस फाइव, तो थीटा प्लस फाइव आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज थीटा प्लस फाइव, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये समझ में आ गया कि जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उनके आर्ग्यूमेंट ऐड हो जा रहे हैं। एंड अगर मुझे सपोज ये पूछा जाता कि फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, तो मेरा आंसर क्या होता, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2 के पाई, राइट, सच दैट दिस थिंग बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान दे लेना इस चीज़ पे। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उनके अगर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को ऐड करेंगे तो हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा, तो इट मे नॉट बी ट्रू, मैं लिख देता हूँ, may not be true that
आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो रीजन बड़ा ऑब्वियस है, राइट? तो ये ट्रू नहीं है, ये समझ लेना भाई। रीजन ऑब्वियस है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की जो वैल्यूज का एडिशन है वो पाई को एक्सीड कर जाए, राइट? अगर पाई को एक्सीड कर गया तो फिर वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं बचेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है जब हम दो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को ऐड करें तो रिजल्टेंट जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जा रहा है तो हम पहले दोनों के आर्ग्यूमेंट को ऐड कर लेंगे एंड फिर 2 के पाई का एक फैक्टर डाल देंगे एक्स्ट्रा, जिससे कि ओवरऑल वैल्यू जो मैंने राइट साइड में शो की है वो माइनस पाई से पाई के बीच में रहे, राइट? तो ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अगर सबको मैं ऐड करते जाऊँ, प्लॉट करते जाऊँ, तो उन सबके आर्ग्यूमेंट ऐड होते जाएंगे। तो सपोज अगर एक ऐसा आता है कि सम जेड आई, या सम जेड के लिखता हूँ मैं, जेड के इक्वल्स टू मॉड जेड के एंड कॉस थीटा के प्लस आयोटा साइन थीटा के। सपोज ये वेयर थीटा के इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के, राइट? एंड हमसे पूछा जा रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर w है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल जेड केस फ्रॉम k1 टू n एंड फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ w, राइट? ये अगर पूछा जाता है तो नॉर्मल सी चीज़ है। हमने जो ये ऊपर से समझी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट होता है तो उनके आर्ग्यूमेंट ऐड होते हैं, तो अगर हम n नंबर्स को अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उन सबके आर्ग्यूमेंट को भी ऐड कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे कंसेप्ट को, राइट? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ w इक्वल्स टू थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर टिल थीटा एन, राइट? या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा के वन टू एन एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के, ये ऐड हो गया। पर अगर ये चीज़ हमसे ये पूछी जाती कि फाइंड आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और इस तरह पूछा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि सिग्मा तो डालना है ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्लस एक सम 2l पाई हम ऐड कर देते हैं, l इंटीजर है, एंड इस तरह ऐड करते कि जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाए किसी भी तरह, राइट? तो ये समझ में आ गया, आई होप ये क्लियर है। ओके, तो हम इसको अगर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो भी प्रोडक्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं, तो मैं लिख के नहीं दिखा रहा, वो हो जाएगा। ओके, ये मत सोचना कि कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो उनके आर्गुमेंट भी ऐड हो जाएंगे, है ना? उसको कंफ्यूज मत होना। ओके, एंड अगर हमसे ये पूछ जाता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 क्या होगा ऊपर वाले केस में, तो हम शो कर सकते हैं इजीली, तुम रैशनलाइज करके शो कर सकते हो, राइट? तो ये आ जाना चाहिए कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रेशो का आर्ग्यूमेंट पूछ जा रहा है तो हम दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस ले लेंगे। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट में और डिवीजन में जो आर्ग्यूमेंट का बिहेवियर है वो लॉगरिदम जैसा है, राइट? जिस तरह का लॉग बिहेव करते हैं। तो आई होप क्लियर होगा। एंड जब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं समझते हैं और कि क्या होता है। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ एंड उसके बाद तुम उसको ट्राई करके देखो वीडियो रोक के। एग्जांपल कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि है 1 प्लस कॉस a एंड प्लस आयोटा साइन a एंड वेयर a is from 0 to 2 pi, right? And find आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सपोज हमसे ही पूछा जाता है फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, राइट? बहुत से लोग लग रहा होगा कि यही तो आर्ग्यूमेंट है, बट नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो, वन भी एडेड है। तो तुम लोग वीडियो रोक के इसको ट्राई कर सकते हो एंड तो सॉल्व करके देखते हैं। अगर सॉल्व तुमने कर लिया तो मोस्टली चीज़ क्या है कि अगर मुझे आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो मुझे इसके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट की पोजीशंस का पता लगाना पड़ेगा, पहली चीज़ कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। सो मैं पहले मॉड जेड फाइंड करता हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मॉड जेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1
प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर, एंड इसको हम थोड़ा ओपन करें तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए, एंड इसको हम लिखें ध्यान से तो आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, एंड दिस विल बी 2 टाइम मॉड कॉस ए बाई 2। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो ए बाई 2 की रेंज है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई है। फाइन, ए बाई 2 की रेंज 0 से पाई है, तो ए बाई 2 की रेंज अगर 0 से पाई है तो मैं मैग्नीट्यूड को क्या लिखूँ, सही है, मॉड जेड क्या लिखूँ। तो यहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन है, मॉड जेड तो हमेशा पॉजिटिव है कि, राइट, मॉड जेड इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ कि इफ़ a by 2 is between 0 to pi by 2, right, और a is between 0 to pi। तो उस कंडीशन में मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका जो मॉड्यूलस है वो पॉजिटिव ओपन होगा, क्योंकि a by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया तो जाएगा 2 cos a by 2, ये मॉड z हो गया, राइट। एंड मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ वो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये है 2 cos स्क्वायर a by 2 एंड एट अ टाइम 2 sin a by 2 cos a by 2। फाइन, तो मैं यहाँ से 2 cos a by 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, cos a by 2 प्लस आयोटा sin a by 2, राइट। तो अभी अगर हमसे कोई पूछता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू कितनी है तो मैं क्या बोलूँगा a by 2। आई होप क्लियर है, पहला केस हो गया। एंड सेकंड केस करते हैं कि इफ़ a by 2 इज बिटवीन pi by 2 एंड pi। अगर हमने a by 2 को पाई बाई 2 से पाई के लिए डिफाइन किया तो उस कंडीशन में जो मेरा मैग्नीट्यूड है, ये वाला मैग्नीट्यूड जो है उसको मुझे नेगेटिव ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा ध्यान देते हैं, अच्छी चीज़ है। तो इस केस में जब हम z डिफाइन करेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस 2 cos a बाई 2, एंड अंदर क्या बचेगा अभी, यहाँ से देख लेते हैं ऊपर फटाफट कि भैया तो ये चीज़ बनानी है हमको, ये वाली चीज़ हाईलाइट करता हूँ मैं, ये वाली चीज़ बनानी है। अब इसमें से हमने कितना क्या कॉमन लिया, माइनस 2 cos a बाई 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर बचेगा माइनस कॉस ए बाई 2 माइनस आयोटा साइन ए बाई 2। ओके फाइन। अब अब क्या, अब इसकी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान से समझो कि अगर मुझे आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो मुझे या तो क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा या फिर मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सी फॉर्म में, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इस फॉर्म में। तो मैं दोनों तरीके से समझा देता हूँ फटाफट। मेथड वन, मेथड टू। मेथड वन है कि हम अलाइड एंगल यूज कर लेते हैं, ठीक है, राइट। अलाइड एंगल यूज करके मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाली जो चीज़ है सिर्फ इतनी चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस पाई प्लस ए बाई 2, राइट। दिस इज कॉस पाई प्लस ए बाई 2। और ज़्यादा बेटर क्या है समझते हैं, एक सेकेंड बस। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ए बाई 2 माइनस पाई भी लिख सकते हैं। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होना चाहिए। एंड अगले को लिख सकता हूँ माइनस आयोटा साइन, एंड दिस इज आल्सो ए बाई 2 माइनस पाई। पाई माइनस थीटा होता है साइन, साइन थीटा होता है, तो मैंने अंदर को थीटा माइनस पाई कर दिया, तो साइन थीटा माइनस पाई माइनस साइन थीटा, तो समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे दोनों के जो एंगल है वो सेम है, तो ये अपना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया। तो आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू ए बाई 2 माइनस पाई, राइट। तो ए बाई 2 माइनस पाई की जो रेंज है वो कहाँ है, वो है माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में। ए बाई 2 माइनस पाई की रेंज है, राइट। ये जो चीज़ है वो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में है। ये ऑब्वियस है, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, आर्गुमेंट क्लियर हो गया यहाँ से। तो हमने इसको जस्ट अलाइड एंगल का यूज़ करके कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स वाली फॉर्म में। ओके, अगर मुझे ये नहीं करना है तो फिर मैं क्या करूँ,
तो अगर नहीं करना है तो मैं क्वाड्रेंट ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि a/2 जो है वो π/2 से पाई है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस कॉस a/2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि a/2 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस a/2 नेगेटिव है, एंड जो माइनस साइन a/2 होगा वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, तो मेरा z जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके फाइन, z जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम यहाँ से भी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो जिस तरह मैंने ऊपर न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल लेके आर्गुमेंट एक्सप्लेन किया था, ये सब चीज़ों में -15 + 8 आयोटा या फिर -7 -24 आयोटा, तो उस तरह से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं, देखते हैं। तो अगर मुझे आर्गुमेंट बना के सॉल्व करना है तो क्या करना है, सॉरी क्वाड्रेंट बना के सॉल्व करना है तो क्या करना है, तो ये अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब थोड़ा हमें केयरफुली देखते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे एक डिस्टेंस लेते हैं, एक पॉइंट मार्क करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क किया। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ कि मेरा एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, ये है साइन a/2, राइट, एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि माइनस साइन a/2 नेगेटिव है, एंड ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है माइनस कॉस a/2, फाइन। एंड मुझे कौन सा एंगल बताना है, तो मैंने इसको यहाँ पे से कनेक्ट किया, तो हमें ये वाला एंगल बताना है, राइट। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो पहले हम एक काम कर सकते हैं कि पहले हम इस एंगल की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, थीटा फाइंड करते हैं, तो समझते हैं क्या आता है थीटा। ओके, सो टेन थीटा अगर मैं फाइंड करने जाऊँ, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, साइन a/2, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और इधर क्या है पॉजिटिव वैल्यू, माइनस कॉस a/2, तो दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस टेन a/2। ओके, तब मुझसे लोग बोले कि भाई इसका मतलब माइनस को हम अंदर पहुंचा दें क्या, राइट। अब ये हमें क्लियर है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, तो आर्ग्यूमेंट z जो होगा वो माइनस π/2 से 0 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे लोग गड़बड़ कर देते हैं कि इस माइनस को अंदर ले जाते हैं या फिर tan ऑफ माइनस a/2 बोल देते हैं, राइट। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो फटाफट देख लो अभी, तो मैं इसको माइनस टेन a/2 नहीं लिखने वाला, मैं क्वाड्रेंट देख के इसको क्या लिखने वाला हूँ कि दिस इज इक्वल टू टेन पाई माइनस a/2, राइट। ऐसा क्यों लिखा है वो समझ जाओगे, कि भाई जो आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस थीटा। देखो मैं इसको लिख सकता था या तो -a/2 या फिर पाई -a/2, -a/2 लिखता, तो a/2 कौन सा क्वाड्रेंट में है, a/2 है मेरा a/2 की वैल्यू π/2 से पाई है, तो -a/2 की वैल्यू कहाँ होती, वो होती थर्ड क्वाड्रेंट में। और मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, राइट। तो बेटर तरीका क्या लिखने का कि मैं इसको पाई -a/2 लिखता हूँ। जैसे ही मैंने पाई -a/2 लिखा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया, माइनस थीटा, एंड थीटा हमें पता है, थीटा कितना है, पाई -a/2 है, तो दिस इज माइनस ऑफ पाई -a/2, सो दिस इज इक्वल टू a/2 माइनस पाई। तो दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्वाड्रेंट देख के या फिर ये वाली जो फॉर्म है इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई cos x मॉड जेड इंटू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मॉड जेड पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, एंड यहाँ पे इसी फॉर्म में होना चाहिए, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, और बाहर कुछ एक्स्ट्रा अपोजिट साइन नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड प्लस साइन होनी चाहिए। तो आई होप थोड़ा क्लियर है इसको हमने किस तरह डिफाइन किया, एंड आगे एग्जाम आगे समझते हैं, और एंड आई होप कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो एक और अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे थोड़ा चीज़ें और क्लियर हो जाए। सपोज एक एग्जांपल ये है कि z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा रेज टू 10 इंटू √3 प्लस आयोटा रेज टू 4 एंड -1 माइनस आयोटा √3 रेज टू 9। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं।
कुछ एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कुछ एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कुछ एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो पूछा ये जा रहा है कि फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो जब कैपिटल आर्गुमेंट यूज हो रहा है तो हमें केयरफुल लेना पड़ेगा पहली चीज़। ओके, तो करते हैं ट्राई। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो छोटे छोटे नंबर्स हैं इन सब के आर्गुमेंट डिफाइन कर देता हूँ। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूँ कि कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या होगा, राइट। तो ये समझ में आ रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या जाएगा, -5/4, राइट। और किसी ने पूछा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आई कितना होगा, तो ऑफकोर्स ये पता है सबको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो दिस इज 5/6, राइट, 1/√3। एंड अब थोड़ा ट्रिकी, अब फिर से ट्रिकी। अगर किसी ने पूछा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा √3 क्या है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना कि जो लोग ब्लाइंडली इमेजनरी पार्ट एंड रियल पार्ट को डिवाइड करते हैं, तो उनके जब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उनके आर्ग्यूमेंट के गलत आने के चांस है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। तो बस मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब ऐसा हो रहा है तो एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू -√3 है, इस तरह से, राइट। तो ये एंगल कितना हो गया, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -√3, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो जैसे आओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 120 डिग्री। तो इसका आर्गूमेंट कितना हुआ, -2π/3। तो हमने सबके प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिख लिए हैं, राइट। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू, अब जब हमने प्रोडक्ट में आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ की कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे पावर 10 जो है, तो इसका आर्ग्यूमेंट 10 टाइम ऐड हो जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट 4 टाइम ऐड हो जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट 9 टाइम ऐड हो जाएगा। एंड जो न्यूमरेटर में टर्म्स है उनके आर्ग्यूमेंट में से डिनोमिनेटर के टर्म्स का आर्ग्यूमेंट माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया, 10 टाइम -5/4 प्लस 4 टाइम 5/6। यहाँ तक आया समझ में, ये न्यूमरेटर हो गया। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 9 टाइम -2π/3। ओके, तो इतने पे हम रोक दें क्या, पहली चीज़। तो ये हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं पूछा जा रहा है, सॉरी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जा रहा है, जनरल आर्ग्यूमेंट नहीं पूछा जा रहा। तो यहाँ पे एक 2 के पाई ऐड करना मत भूलना। और इस के की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी वैल्यू ले सकता है। के को इस तरह डिफाइन करना है कि ये जो चीज़ आती है वो -π से पाई के बीच में आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले फटाफट। तो ये कितना हो गया, -5π/2 प्लस 2π/3, एंड इसको हम थोड़ा हैंडल करें तो 6π एंड देन एक्स्ट्रा 2 के पाई। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम 6π को हटा सकते हैं यहाँ से, लाइक जितने 2π के अच्छे मल्टीपल को हटा सकते हो, राइट। तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। तो दिस इज लाइक 6π हटा दिया मैंने, एंड -2π बटा दिया, लाइक -π/2 प्लस, एक सेकेंड, अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे -π/2 -2π लिखा है, एंड देन 2π/3 लिखा है, एंड देन 6π लिखा है, एंड देन 2 के पाई लिखा है। तो भाई के को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि जितने भी 2π के इंटीजर मल्टीपल है वो हटा दो, हटाते जाओ, इस तरह हटाते जाओ कि वो -π से +π के बीच में आ जाए। तो अभी क्या लिखा हुआ है, दिस इज -π/2 प्लस 2π/3, तो π/6। तो π/6 अपना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया, राइट। के को तो हमने यहाँ पे के को क्या यूज़ कर लिया कि हमने के की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दी, सॉरी -2 पुट कर दी ताकि एडजस्ट हो जाए। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ओके, एंड अब आर्ग्यूमेंट्स पे एक अच्छी चीज़ और समझ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ज़ीरो क्या होगा। किसी ने हमसे पूछा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, राइट। तो ज़ीरो का कोई आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है, तो आंसर है नॉट डिफाइंड। क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो हम अगर मॉड जेड ज़ीरो है तो उससे काम चल जाता है कि मॉड जेड ज़ीरो तो नंबर यूनिक है, राइट।
सो ये समझ में आ जाना चाहिए कि जीरो का कभी आर्गुमेंट नहीं होगा। अब इस चीज़ पे हम बहुत सारी चीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रे डिफाइन करने जाए, रे रे इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है वो दोनों साइड एक्सटेंड करता है हम ऐसे इनफाइनाइट तक। रे जो होगी वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और एक ही डायरेक्शन में जाती है, राइट। तो समझ लेना कि रे का मतलब क्या है, ये नहीं है। सो अगर कभी ऐसा बना के दिया जाता है हमको कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल्स टू माइनस 5/3 ये बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हम समझ लेते हैं। पहली चीज़ कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कंबाइंड z माइनस आयोटा। तो z माइनस आयोटा का मतलब क्या हुआ, जैसे हम वेक्टर को समझते हैं कि अगर हमने एक पॉइंट आयोटा लिया, एक पॉइंट z लिया और इसको कैसे कनेक्ट किया, तो ये जो वेक्टर शो होगा वो किससे शो होगा, z माइनस आयोटा से शो होगा। तो z माइनस आयोटा कोई तो एक वेक्टर है जिसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी है, -π/3 है, राइट। तो जस्ट देख लो मैं इसको कैसे ड्रॉ करता हूँ। सो जेड कहाँ रखना है ये भी समझते हैं। तो माइनस आयोटा, जेड माइनस आयोटा मतलब आयोटा एक पॉइंट है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, ये आयोटा पॉइंट लिया प्लस वाई एक्सिस पे। अब यहाँ से मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितने एंगल पे, -π/3 पे, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ -60 डिग्री। ओके, इस टाइप की लाइन। यानी कि अगर मैं एक यहाँ पे अगर ऐसे रियल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना है, -π/3 है। तो इस लाइन पे जो हर एक पॉइंट है, राइट, ये सारे कोलिनियर है पहली चीज़ और एक ही डायरेक्शन में। तो इन पॉइंट को जब हम आयोटा से कनेक्ट करेंगे तो जो वेक्टर बनेगा, ये वाला जो वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या हो जाएगा, z माइनस आयोटा। एंड ये जो वेक्टर का आर्ग्यूमेंट है वो -π/3, यानी वो रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल -π/3 है। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा लिखा है, अब इसमें एक चीज़ और, क्योंकि हमने समझा अभी कि थोड़ी पहले समझा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जो ज़ीरो है वो ज़ीरो नहीं है, डिफाइन ही नहीं है जीरो क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम z की जो वैल्यू है वो आयोटा नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। z अगर आयोटा हो जाएगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है। तो रे किस तरह डिफाइन की जा रही है कि अगर इस तरह का भी हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा इक्वल्स टू थीटा, राइट। तो इसका मतलब दिस इज रे स्टार्टिंग एट पॉइंट अल्फा, है ना। एंड जो रे होगा उसका रियल एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इसको अगर हम बनाना चाहें, एक कैसे भी शो करने के लिए बनाए थे, दिखाए थे। अगर एक चीज़ हमने समझा इस तरह, तो अगर मैंने कहीं पॉइंट एक अल्फ़ा मार्क किया, सपोज़ ये वाला पॉइंट मेरा अल्फ़ा है, एंड इसको मैं होलो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओपन सर्कल से, राइट। तो ये वाला पॉइंट अल्फ़ा है एंड और अल्फ़ा से एक रे निकल रही है, किस तरह से कि वो रियल एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा। तो अगर हम एक रे निकाल देते हैं, राइट, एक रे हो गई एंड इसका रियल एक्सिस के साथ एंगल थीटा है। तो हमने चलो कहीं ना कहीं अज्यूम कर लिया कि थीटा क्यूट है, जो भी है, पर हम जो भी थीटा की वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फाइन, तो ये समझ में आ गया। तो एरे का कंसेप्ट है, और ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। तो इस रे के ऊपर और क्वेश्चन हम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट अभी सिर्फ एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब क्या है। कूल। तो अब अगर हमसे कोई बोले कि ये प्लॉट करके दिखाओ, जैसे सपोज किसी ने बोला कि ड्रॉ दिस रीजन, ड्रॉ आर्ग्यूमेंट ऑफ z is less than 5 pi by 4
एंड ग्रेटर देन 7 पाई बाई 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रे है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, राइट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब उसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जीरो ट्रीट कर देंगे। तो समझते हैं। तो एक हमने फिर से एक्स वाई एक्सेस लेके आए या फिर ये एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस लेके आए। एंड अब थोड़ा केयरफुल रहना, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल है वो कितना है? ये है 210 डिग्री। एंड ये जो एंगल है वो कितना है? 225 डिग्री। तो इसका मतलब मुझे दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी ओरिजिन से, एक लाइन 210 डिग्री पे और एक लाइन 225 डिग्री पे। तो बनाते हैं, समझते हैं। तो ये एक लाइन बना दी मैंने, एंड राइट। तो ये लाइन सपोज एट 225 डिग्री, एंड एक और लाइन बना लेते हैं, लाइन और बना दी। जस्ट अ मोमेंट। फाइन। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है मेरा 210 डिग्री या फिर 7 पाई बाई 6, ठीक है। एंड ये वाला जो एंगल है जो मैंने एंटी क्लॉक मेजर किया, ये है 225 डिग्री या फिर 5 पाई बाई 4, राइट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे ये वाली रे की इक्वेशन में लिखूँ, ये वाली रे का मतलब क्या है? दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6, इक्वालिटी होल्ड कर रही है। इस रे का मतलब क्या है? इस रे का मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 5 पाई बाई, राइट। तो जब मैं रीजन ड्रॉ करूँगा तो मेरे जो जेड है वो कौन से होने चाहिए भाई? इनके बीच वाले रे होने चाहिए सारे। ये भी समझ लो अभी इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने ऐसे बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए यहाँ से, एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो ये लाइन का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा? वो 7 पाई बाई 6 से बड़ा होगा एंड 5 पाई बाई छोटा होगा। वैसे बहुत सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सही कर देते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे तरह के, बट मैं कभी भी ब्लैक लाइन तक नहीं जा सकता या फिर मैं कभी भी पिंक लाइन को टच नहीं कर सकता। तो जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वाले जो पॉइंट है इसके सारे पॉइंट मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको डॉटेड से शो कर रहा हूँ। तो जितना मैंने ग्रे में एरिया स्केच किया है बीच वाला, वही हमारा पार्ट है। इस लाइन के ऊपर वाले जो पॉइंट है, जो डॉटेड लाइन्स के ऊपर वाले पॉइंट है, वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब भी क्लियर होगा कि क्या मतलब है। तो ये अपना आंसर है जो शेडेड पार्ट है। ओके कूल। और ड्रॉ करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज बोला जाता है कि ड्रॉ z plus 1 plus iota is less than 3 and 0 to argument z is 5/6। मतलब 10 को ड्रॉ करो। तो अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें कौन सी है अभी समझना है कि यहाँ पे ये तो रे है एंड यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है? एक ये डिस्क है। फाइन, तो हम करते हैं ड्रॉ, समझते हैं। तो डिस्क बनाते हैं। ओके, तो ये जो डिस्क है उसका सेंटर -1, है एंड रेडियस 3 है। Cool। तो देखते हैं क्या होता है। हम्म, मैं थोड़ा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाए तो देखते हैं उसके बाद। -1, एंड 3।
ठीक है, तो हमने थोड़ा सही करने की कोशिश की इसको। -1 -1 सो तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको ले लेते हैं -1 तो ये मान लेते हैं कि पॉइंट -1 है, राइट। एंड रेडियस जो है अपनी वो 3 है, तो 3 समझ में आ जाएगा ऑलमोस्ट कि 3 है, तो √2 थोड़ा और कम कर देते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया। तो अभी ये डिस्क के अंदर वाला पार्ट हुआ पूरा, राइट। तो डिस्क अगर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो एक 3 रेडियस की मैंने डिस्क उठाई है, जो सब कुछ इसके अंदर वाला पार्ट है। सब इतना क्लियर है, ये सब पूरा पार्ट है। एंड अभी मुझे एक रे भी ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एक रे है जो जीरो से, उसका आर्गूमेंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से बड़ा है एंड π/6 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आर्गूमेंट जीरो की बात करता हूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाती है। चल ड्रॉ करते हैं। तो ये एक आर्गूमेंट जीरो वाली लाइन हो गई, राइट। एंड इसी तरह एक मैं आर्गूमेंट π/6 वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली लाइन हो गई। अब मुझे कौन सा पार्ट रखना है, इनके बीच वाला। ये हो गया आर्गूमेंट π/6, ये हो गया आर्गूमेंट जीरो। तो कौन सा पार्ट हो गया अपना आंसर, ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, ये वाला पार्ट। जितना पार्ट मैं शेड कर रहा हूँ वो रिक्वायर्ड पार्ट, राइट। तो अब थोड़ा क्लियर है कि आर्गुमेंट हमने किस तरह डिफाइन किया है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है वो समझ में आया होगा। एंड ज्योमेट्रिकली अब जब हम आर्गुमेंट अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो कौन सी चीज़ें बनती हैं, तो रे निकल के सामने आ रही है कि हम रे को आर्गुमेंट की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आर्गुमेंट की दो इजी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, प्रोडक्ट और डिवीजन वाली। अब इतना क्लियर है। एंड स्टार्ट में हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट में क्या रिलेशन है, ये चीज़ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़ कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है, राइट। तो इधर वाली जो चीज़ है ये जनरल आर्गुमेंट है, ये वाली चीज़ है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। जब तक कोई बोलता नहीं है तो हमेशा आंसर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की फॉर्म में देना है। आई होप क्लियर है। एंड यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट वाइज शो करने की कोशिश की कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट किस तरह डिफाइन कर सकते हैं।